नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अरुण उपाध्याय मौजूद हैं। उनकी कृति आधा अध्याय इस कदर प्रसिद्ध हो चुकी है कि उनके 3 दशकीय पत्रकारिता के जीवन पर बेहतर ढंग से दृष्टिपात कराती है। आइए उन्हीं से जानते हैं इस कृति के संदर्भ में। अरुण जी, आपको आधा अध्याय लिखने की प्रेरणा किस तरह प्राप्त हुई और इसे आपने किस तरह से मूर्त रूप दिया? जैसा कि आपने ही कहा है कि मुझे पत्रकारिता में लगभग अभी 35 साल तो हो चुके हैं। इस सर्विस के दौरान जो है कुछ घटनाक्रम या कुछ बातें ऐसी आती रहीं बीच बीच में जो हमारे कहा जाए कि दिलो दिमाग पर रही वो बातें, लेकिन हम किसी कारणवश उसको अखबार में जगह नहीं दे पा रहे थे। 16 संदर्भ ऐसे थे जो मेरे मन में घूम रहे थे कि हमको किसी न किसी बहाने से लोगों तक एक जो है किताब के रूप में हमको देना चाहिए। और बीते करीब 5-6 साल से मेरे मन में इस किताब को लेकर के एक खाका चल रहा था, मन ही मन, कि इसमें किस चैप्टर को कैसे लिखा जाए। आखिरकार जब मैं 2021 में जब मैं यहाँ पर रायपुर से बिलासपुर आया तो फिर मैंने सोचा कि अब जो मन में चल रहा है उसको किताब के रूप में लिखा जाए। और अचानक ही मैंने जो दिमाग में मेरा किताब लेके खाका बना हुआ था उसको मैंने पेन से ले करके उसको खाका पूरा बनाया बैठ करके। इसमें करीब 16 अध्याय से बने थे, लेकिन मैंने मंथन करते करते उसकी जो है समीक्षा करते हुए मैंने खाका को 10-12 तक के सीमित किया। और अचानक ही एक दिन सुबह मैंने किताब लिखने का जो काम शुरू कर दिया और इस कदर लिखा है उसको मैंने कि मुश्किल से 30 से 40 दिन के बीच पूरी किताब मैंने जो है लिख डाली थी। अरुण जी, आपने अपनी किताब में उल्लेखित किया है कि जब राज्य का निर्माण हुआ और पहली विधानसभा के पहले सत्र को जब आपने कवर किया था तो उसका कुछ अनुभव संक्षिप्त में साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, विधानसभा का पहला सत्र जो हुआ था वो राजकुमार कॉलेज के मैदान में एक तंबू के भीतर हुआ था। वो तो सबसे बड़ी बात यह थी कि राज्य बनने का उल्लास था। उसमें जो है 1 नवंबर 2000 को राज्य बना और 14 दिसंबर 2000 को विधानसभा का पहला सत्र था। तो उस दिन पूरा राजधानी रायपुर का माहौल ऐसा था कि जानो मानो कोई जो है जश्न होने वाले है, जहाँ कोई उत्सव होने वाला है। तो पूरा सड़कें पर जो पुलिस की चाक चौबंद वहाँ पर पूरा व्यवस्था थी, कैसे विधानसभा में घुसना है इसको लेकर के उत्सुकता थी। सबके अलग अलग गेट बनाए गए थे। चूँकि हमने जीवन में पहली बार विधानसभा सत्र को देखा तो उसका जो है शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो कुछ है मेरी किताब में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। आपने बस्तर संभाग पर विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी कवरेज किया है, तो नक्सलवाद के बीच में रिपोर्टिंग करना कितना संघर्षमय प्रतीत हुआ आपको? देखिए, हम जब रायपुर में बैठते हैं तो ये बातें जब आती हैं तो समझ में आता नहीं कि बस्तर में वास्तव में कितना संघर्ष है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं राज्य बनने के पहले बस्तर गया था तो वहाँ पर बीजापुर रोड पर, वहाँ से मेन रोड से 19 किलोमीटर दूर एक सुरक्षा बलों का कैंप था। चूँकि हम चुनाव रिपोर्टिंग में गए थे, लेकिन एक मन में उत्सुकता की थी कि हम जंगल जाके अंदर देखें। और इसी उत्सुकता में जंगल के अंदर चले गए थे और वहाँ फोर्स की फायरिंग चल रही थी, उधर से नक्सलियों की फायरिंग चल रही थी और हमारी गाड़ी बीच में जा चुकी थी गोलीबारी के बीच। हालांकि हमारे शीशे बंद थे, हम कुछ समझ में नहीं आया, हम तो वहाँ से आगे ही बढ़ गए थे। लेकिन आगे बढ़ने के बाद जब वहाँ फंसे रहे और वहाँ के पुलिस अधिकारी हमें ढूंढते हुए पहुँचे कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं है, जब उन्होंने बताया कि आप लोग जो है दोनों तरह के फायरिंग के बीच फंसे हुए थे, तब समझ में आया कि यहाँ का जीवन किस कदर से कठिन है। खास करके पुलिस या सुरक्षा बल की नौकरी वहाँ किस तरह से कर रहे हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, ये जानने के बाद हमको वहाँ पर एक आभास हुआ था वहाँ पर कि हमने आंखों से देखा था
और साथ में मेरे वरिष्ठ फोटोग्राफर नरेंद्र बंगाली जी भी मेरे साथ थे। तो हमने जा कर के महसूस किया था वहाँ पर कि बस्तर में किस तरह से पत्रकारिता उस ज़माने में किस परिस्थिति में हो रही है। अब तो सरकार के प्रयास से बस्तर का काफ़ी हिस्सा जो है सुरक्षित हो चुका है और इसे महसूस होता है कि अब जल्द ही नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल जाएगी। आपका इस कृति में एक अध्याय है, गोलियों के बीच बची जान तो मिला आम। तो ये अध्याय किस तरह आपके लिए खास हुआ आम से? देखिए, आम का खास इसलिए हुआ है कि बस्तर जाने के बाद जब हमने देखा कि गांव तो गांव जंगल में आम के पेड़ आम के फलों से लदे हुए थे, इस कदर कि पेड़ की शाखाएं धरती छू रही थी। तो जब हमारे गांव वाले से पूछा हमने कि भाई इतने आम है यहाँ पर, तो उन्होंने उसका कारण बताया कि हमारे गांव में आम के पेड़ को भी देवता मानते हैं। हर गांव में एक तारीख तय होती है, उस तारीख में आम के पेड़ की पूजा की जाती है और पूजा करने से पहले कोई बुजुर्ग हो चाहे कोई बच्चा हो, कोई आम के पेड़ को छूता तक नहीं है। फल को तोड़ने की बात तो अलग है। तो हमने जो आम का सीन देखा था वो वही फायरिंग के बीच ही देखा था हमने आम का सीन। हमारे ड्राइवर को पता ही था कि हम फायरिंग में फंसे हुए हैं। वो बार बार ये जिद करता था कि सर मैं आम तोड़ लूँ। तो मैं सच्चाई उसको नहीं बताया, क्योंकि बताता तो गाड़ी चलाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से जब तक कच्ची सड़क ख़त्म नहीं हो जाती है हम नहीं रुकेंगे, पक्की सड़क में तो आम तोड़ लेना। तो करीब 19 किलोमीटर कच्ची सड़क पार करने के बाद जब पक्की सड़क पे पहुँचे, जब महसूस हुआ कि हम फायरिंग रेंज से बाहर आ चुके हैं, तब जाकर मैंने उसको कहा कि अब तुमको जितना आम तोड़ना है तो तोड़ लो यहाँ से। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय के एकात्म परिसर में प्रलय के नाम से आपने जो अध्याय का शीर्षक दिया है और उसमें राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रूप में तब नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे, तो उन दिनों की कुछ संक्षिप्त में यादें साझा कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से जब ये हुआ था तो भाजपा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए परिचयों की मीटिंग चल रही थी एकात्म परिसर में। तो ये संयोग था कि संभवतः जर्नलिस्ट के रूप में मैं ही मौजूद था। बाकी सारे जर्नलिस्ट दोपहर के टाइम में अपने लंच के लिए घर चले गए थे। मुझे पता नहीं क्या लगा, मैं वहाँ रुक गया था वहाँ पर। तो नरेंद्र मोदी भी वहाँ परीक्षक बन के उस वक्त आए हुए थे और एकात्म परिसर के ऊपर की मंजिल में इसकी मीटिंग चल रही थी। तो जब नाम की घोषणा हुई तो जैसा कि हुआ कि भाजपा में उसको लेकर के खींचतान खूब था, तो समर्थकों ने वहाँ पर काफ़ी जो उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। तो मैंने सारा सीन वहाँ देखा था कि किस तरह से ऊपर का उत्पात होते हुए नीचे आया, किस तरह से तब में तोड़फोड़ की गई, किस तरह से वहाँ पर गाड़ियों को पलटा करके आग लगाई गई, किस तरह से वरिष्ठ नेता जो है कहाँ पर बैठे रहे, कहाँ पर जो है छुपने का प्रयास किए। तो मुझे वो मायने में काफ़ी खास रहा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े एक तरह से राजनीतिक घटनाक्रम भी था। हालांकि समर्थकों ने उसमें कर हिंसा की ये वाला कहानी है, लेकिन मैं उसका एक गवाह बना। तो एक जहन में था कि जो घटनाक्रम में देखा था उसको किताब में फिर से एक बार लोगों के सामने रखूं। तो मैंने सिलसिलेवार उसको ज्यों का त्यों जैसा मेरे दिमाग में था, ये जो मेरे को याद थी बातें, वैसे लिखने का प्रयास मैंने किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की उस समय प्रतिक्रिया को आपने किस रूप में ग्रहण किया? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी या कोई भी बड़े नेता उस वक्त बात करने की स्थिति में थे नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्या भगदड़ का हो चुका था। गाड़ियों में आग जो है लग चुकी थी, शायद दफ्तर में शीशे पूरे यहाँ से वहाँ तक बिखरे हुए थे। तो किसी ने कोई बातचीत नहीं की थी वहाँ पर। इस कृति का पहला अध्याय है, मरवाही में डोला वीसी का हेलीकॉप्टर। तो इस संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए हमें। ये भी एक संयोग था कि उस वक्त विद्याचरण शुक्ल जी ठीक चुनाव के पहले मरवाही के दौरे पर जाने वाले थे। उस वक्त मैं दैनिक भास्कर में था और बीट मेरा यही था, इसमें जो है राजनीति देखता था मैं। तो संपादक जी के आदेश पर मैं शुक्ला जी के साथ हेलीकॉप्टर में रायपुर से आया था मरवाही। साथ में वो मेरे साथ जो अरविंद नेताम जी बैठे हुए थे। यात्रा तो हम रायपुर से मरवाही गए थे, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर था वो। लेकिन मरवाही से वापसी के वक्त जब हेलीपैड से करीब 6-7 फुट ऊपर उठा हेलीकॉप्टर,
तो जैसा होता है संतुलन उसका बिगड़ गया हेलीकॉप्टर का, और काफ़ी देर तक हवा में जो है वो डगमगाता रहा वो। लेकिन पायलट ने इसके बाद भी उसको धीरे धीरे नीचे लाया, लेकिन काफ़ी जो है लड़खड़ाते हुए वो हेलीकॉप्टर ने जो है लैंड किया था। लेकिन उस जो मुश्किल से 1.5-2 मिनट का ही रहा होगा वो घटनाक्रम, क्योंकि उस घटनाक्रम ने एक हेलीकॉप्टर हादसे का सीन मुझे दिखाया। लेकिन मन में ज़रा भी डर नहीं लगा, क्योंकि सामने सीट पर शुक्ला जी बैठे थे और लगातार मुस्कराए जा रहे थे। हालांकि नेताम जी के उस चेहरे में थोड़ी सी जो है थोड़ी सी डर भय दिख रहा था मुझे, लेकिन शुक्ला जी को देख करके मैं भी निश्चिंत था कि सब ठीक हो जाएगा। और वास्तव में हेलीकॉप्टर जो है किसी तरह से लैंड हुआ। फिर उसके बाद पायलट ने जो है उसका जो भी खामी थी दूर करके उसको उड़ा दिया था। यह खबर इससे नहीं बनी थी उस वक़्त। कई लोग सवाल में आ सकता है कि ये खबर क्यों नहीं छपी उस वक़्त, चूँकि जर्नलिस्ट रूप में मैं था वहाँ पर, और अंदर जो है कहीं पर दूर मरवाही से दूर गांव में उसके लैंडिंग हुई थी। और माना एयरपोर्ट में वापसी के बाद पायलट ने मुझसे काफ़ी हाथ जोड़ कर आग्रह किया था कि चूँकि मैं VVIP उड़ान पर था, अरे छोटी खामी थी ये, अगर ये छोटी बात भी कहीं मीडिया में आ गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मुझे भी लगा था कि सब कुछ सेफ है, सब सुरक्षित है। तो मैंने वो खबर कहीं किसी से ऑफिस में भी शेयर में नहीं की। मैं मालूम था कि शेयर किया मतलब खबर छपेगी, तो मैंने कहीं शेयर नहीं किया था, या मेरे घर वालों को भी किसी को पता नहीं था। मैंने सीधे इस किताब में इसको लिखा है। आपकी कृति का जो 12वां अध्याय है इंदिरा गांधी की अंतिम झलक, इसके संदर्भ में भी कुछ बताइए। इंदिरा गांधी के वक्त जब वो आई थी तब मैं स्कूल में था, उस वक्त हाई स्कूल में था मैं, और पुलिस ग्राउंड में उनका आगमन हुआ था। 22 अक्टूबर 1984 को इनका पुलिस ग्राउंड में आगमन हुआ था। और वहाँ चूँकि घर पास में ही था तो एक उत्सुकतावश हम भी देखने चले गए थे वहाँ पर, और बिल्कुल सामने सामने उनको देखा था। छोटे बच्चे थे तो हम सामने चले गए थे, भीड़ में घुस करके, भीड़ बहुत थी लेकिन भीड़ के अंदर घुसने हमको आसानी हो गया और सामने खड़े होकर देखे थे। और 22 तारीख के बाद 31 अक्टूबर 1984 को, सिर्फ 7 दिन बाद उनकी जो हत्या की गई थी, तो मुझे ये फील हुआ था उस वक़्त कि चूँकि वो रायपुर से होकर के गई थी तो लोगों के से मन में थोड़ा सा उनके प्रति जुड़ाव भी आ गया था। चूँकि प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी, लोगों में एक काफ़ी आक्रोश भी था। तो वो आक्रोश मैंने रायपुर में भी देखा था, जगह जगह वहाँ पर हिंसा हुई थी। तो इस कारण से मैंने उस चैप्टर को इसमें शामिल किया। रायपुर के तत्कालीन कलेक्टर DP तिवारी की धर्मपत्नी के संदर्भ में आपने कृति में उल्लेख किया है कि तीसरे जन्म में सुनी 2 जन्मों की कहानी। ये काफ़ी रोचक अध्याय है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अपने अनुभव साझा कीजिए आप। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें DP तिवारी जी रायपुर के कलेक्टर थे और मैं उस वक़्त दैनिक भास्कर में था, और मुझे एक काम दिया गया था कि समाज से जुड़े जन जागृति के विषयों को लेकर के जो अफसर हैं उनकी वाइफ से इसमें जाकर के बात की जाए, और 100, 150, 200 शब्द के उनके विचार हम रोज़ छाप रहे थे। इसी सिलसिले में मैं कलेक्टर बंगला गया था, वहाँ पर उनकी वाइफ थी श्रीमती स्वर्णलता तिवारी, उनसे मुलाकात हुई थी। जो विषय लेके गया था उनसे मैंने बात हुई थी, लेकिन बात होते होते अचानक ऐसा चला था कि उनके मुंह से बात निकल गई कि 2-3 जन्मों वाली बात, क्योंकि 3 जनों की बातें उनको याद हैं। तो अचानक से मेरे हाथ एक बड़ी स्टोरी लग गई थी उस वक़्त। तो मैंने जब उनसे बात की तो वो पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि भोपाल में थी पहले वो, उसके पहले उनके जबलपुर के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ था। जबलपुर के पहले उनका गांव असम के पास किसी गांव में हुआ था, जो अब जो बंटवारे के बाद जो बांग्लादेश में जा चुका है। तो जो उस असम के वाला ज़्यादा जानकारी नहीं थी उनको, हल्का हल्का ध्यान था, लेकिन जबलपुर के गांव की पूरी कहानी उन्होंने सुनाई थी कि कैसे वो जब ट्रेन से वहाँ से जा रहे थे तो गांव को बाहर से देखते ही लगभग 10-12 साल की उम्र में उन्होंने उस गांव को देखते पहचान लिया था, और अपने वर्तमान जीवन के जो माता पिता से जिद की थी कि वो मेरा गांव है, मुझे वहाँ जाना है। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि पुनर्जन्म की बात झूठी है, लेकिन इसमें
जो भी वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं उसमें अमेरिका तक के वैज्ञानिक लोग इनके बारे में रिसर्च कर चुके हैं, इनके बारे में कि मामला क्या है, लेकिन कोई भी उनके पुनर्जन्म को नहीं झुठला पाया। और आज भी वो डीपी तिवारी साहब रिटायरमेंट होने के बाद भोपाल में हैं वो आज भी। और जो दूसरे जन्म के रिश्ते हैं वो रिश्ते भी आजकल जो है अभी तक के उनके पास हैं, शादी हो रही, शादी में जाते हैं, इस तरह से रिश्ते निभा रहे हैं। ये किताब पढ़ने तो आपको काफ़ी इसमें जो है रोचक कहानी और सत्य घटना को पढ़ने में आपको मिल जाएगी। एक और अध्याय है, वो भी इसी से मिलता जुलता अध्याय है कि मौत के बाद 24 घंटे के भीतर लौट आई आत्मा। इसके संदर्भ में भी हमें कुछ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे दोस्त हैं शोभन, जो आज भी पुलिस विभाग रायपुर में पोस्टेड हैं। और इसमें हुआ यह था कि उनके पिताजी की मृत्यु जो है वो गले में कैंसर की वजह से हुई थी। और अंतिम समय में शाम का वक्त था, संयोग से मैं भी यहाँ पर मौजूद था जब अंतिम सांसें ली थी उन्होंने। तो हल्का सा बेहोशी का आलम और दूसरा गले में ऑपरेशन के बाद वो बात नहीं कर पाते थे, जो है वो लिख करके बोलते थे। तो उनकी डेथ हुई थी और डेथ होने के 24 घंटे के बाद ऐसा कुछ हुआ था कि शमशान घाट से लौटने के बाद मेरे दोस्त के शरीर में वही हरकत दिखा जो उसके जो पिताजी के थे। तो मेरे दोस्त ने भी बोलना बंद कर दिया था। ये मेरा दोस्त राइट हैंड से लिखने वाला था, लेकिन उसके पिताजी लेफ्ट से लिखते थे। तो उसी डायरी में लेफ्ट से लिख कर बताने लग गए। उन्हीं की चप्पलें, उन्हीं की शर्ट पहन लिए। इवन वो 4 व्हीलर ड्राइविंग नहीं सीखा है दोस्त, उनके पिताजी को अच्छी ड्राइविंग आती थी। उसी हालत में वो ड्राइविंग भी किया। जिनके उन्हीं के डिपार्टमेंटल के अफसर भी आए हुए थे, वो उन गाड़ी में बैठे हुए थे। और ये भी था कि उनके ऑफिस से जो मिलने आते थे उनके पता रहता था कि कौन पान खाता है, कौन अगर सिगरेट शौकीन है, किस ब्रांड का पीता है, ये तक बताते रहे। जो एक चैलेंज था कि लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो गया। और बाकायदा जब उनके घर के लोगों ने मेरे सामने प्रेम से पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो बताया मैं मिलने आया हूँ सबसे। फिर जब पूछे आप कब जाएंगे, उन्होंने 3 दिन बाद का शाम का 5 बजे का टाइम दिया उन्होंने कि मैं इतने दिन बाद शाम को 5 बजे जाऊँगा यहाँ से। उस 3 दिन में जो घटनाक्रम देखा हमने, लोग बोलते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, आत्मा कुछ नहीं होती है। हालांकि ये भी मैंने लिखा है किताब में कि आप मैं जो लिखा हूँ वो मानने के लिए बाध्य नहीं है आप, क्योंकि एक घटनाक्रम घटी थी उसको मैंने जो तो लिखा है। उसमें हुई जो बातें हुई हैं वो एक चैलेंज है कि अगर आत्मा नहीं है तो ये कैसे हो गया है। इसी सवाल के साथ मैंने उसको ख़त्म किया है कि आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है ये। एक था गांधी मंदिर, इसमें काफ़ी कौतूहल छिपा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, गांधी जी की बैठी हुई मूर्ति और यरवदा जेल का सीन, ये जो है रायपुर के पुराना पेंशन बाड़ा में एक छोटा सा मंदिर नुमा बना हुआ था। जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए रहने गए तो मेरी नज़र पड़ी, मैं जाके देखा था उसको, तब पता चला कि वो तो गांधी जी की है। कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, कोई देखने वाला नहीं था उसका। तो जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया तब फिर PWD विभाग के स्टाफ ने वहाँ की साफ़ सफाई करनी शुरू की थी, वो सब बातें थी। लेकिन उस गांधी मंदिर को किसी ने भी अच्छे से मेंटेन करके सामने लाने का प्रयास नहीं किया था। मैंने अपने लेवल पर जो प्रयास करना था करता गया, लेकिन फिर भी बाद में क्या हुआ कि असामयिक तत्वों ने मूर्ति में तो तोड़फोड़ भी कर दी थी वहाँ पर। फिर किसी पार्षद ने कहा था कि मूर्ति हम बनवा के देंगे, लेकिन वो मूर्ति आई नहीं है वापस वहाँ पर। तो एक छोटा सा संस्मरण था वो कि पेंशन बाड़ा में रहते हुए जो सामने मैं देखा था, जो गांधी मंदिर को बचाने का प्रयास मैंने किया था, वो ले करके एक जिक्र बस किया हूँ मैंने इसमें। अरुण जी, आपने रायपुर से लेकर बिलासपुर तक जो पत्रकारिता का सफ़र किया है, तो बिलासपुर में आने के बाद आपने अपने भीतर एक नई अनुभूति का अनुभव किया? देखिए, चूँकि पला बढ़ा और पत्रकारिता का पूरा कार्यक्षेत्र मेरा रायपुर रहा है मेरा, तो रायपुर में पत्रकारिता करते हुए और खास करके राज्य बनने के बाद राजधानी का कल्चर पत्रकारिता के हिसाब से भी चेंज हो गया था, तो मैंने वो भी किया। तो मेरा ये सौभाग्य था कि राज्य बनने के पहले जो जिले के पत्रकारिता
की मैंने, फिर राज्य बनने के बाद मंत्रालय विधानसभा भी मैंने कवर किया। फिर एक अलग टाइप की अनुभूति थी वो, जो मैंने बहुत ही अच्छे से किया और खूब मेरे को इसमें आनंद भी आया था। फिर मुझे अचानक से मौका मिला कि बिलासपुर देखने का, तो ये फैसला लेने थोड़ी सी कठिनाई हुई थी मेरे जो है रायपुर छोड़ने में कि छोड़ूंगा। फिर मन में आया कि चूँकि बिलासपुर से सरगुजा तक मेरा जो है छूट गया था मेरा, तो ये इस वजह से मैं फिर बिलासपुर चला आया। और बिलासपुर में सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ की पत्रकारिता बड़े ही सुकून के साथ की मैंने और बड़े ही आराम से की। तो सुकून इसलिए कि यहाँ पर राजधानी जैसा यहाँ पर खींचतान नहीं है, ना तो हार्ड वर्क करते रहे ऐसा है। यहाँ पर अच्छी बात थी कि जो काम उसे हम अच्छे से फोकस करके काम करने का मौका मुझे मिला, इसलिए मुझे अच्छा सुकून मिला इसमें। आपने अपनी कृति में उल्लेख किया है कि गांव में चढ़ी पत्रकारिता की पहली सीढ़ी, इसके संबंध में भी हमें बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। हम रायपुर के पहले ग्राम माना है जो रायपुर 14 किलोमीटर दूर है, वहीं मेरी पैदाइश है, वहीं हमने 8वीं तक की शिक्षा भी ग्रहण की है। चूँकि गांव में उस ज़माने में हाई स्कूल था नहीं, मिडिल तक था, तो फिर मजबूरी में हमें रायपुर शिफ्ट होना पड़ा था। गांव में कि इसलिए मैंने उल्लेख किया है कि मैं जब गांव में था तभी मुझे हल्का फुल्का लिखने का शौक़ हो गया था। 6वीं 7वीं में भी मैं लिखता था, लेकिन कहीं भेजता नहीं था मैं। तो कक्षा 8 में था तब अचानक मेरे मन में आया, तो स्कूल में भी वहाँ पर फिर पोस्ट कार्ड लिया पोस्ट ऑफिस से, और उसी पोस्ट कार्ड में मैंने जो मन में था मैं लिख करके एक अखबार को वहाँ से मैंने भेज दिया था। और पोस्ट कार्ड भेजने के करीब हफ्ते 10 दिन के भीतर ही वो वहाँ उसका जो है वहाँ पर जो है प्रकाशन हो गया था। जो पहला अंक मेरा प्रकाशन हुआ तो मेरे अंदर थोड़ा सा मनोबल बढ़ा, एक आत्मविश्वास आया कि मैं अखबारों में छपने लायक लिख सकता हूँ। फिर वहीं से मेरी शुरुआत हुई लिखने की, और इसमें तो मानेंगे नहीं कि संपादक के नाम पत्र में मेरे बड़े बड़े पत्रों का प्रकाशन हुआ है। उस ज़माने में छोटा छोटा पत्र छापते थे, लेकिन मेरा ऐसा था कि एक पूरा कॉलम जो है ऊपर नीचे तक के सिर्फ एक पत्र मेरा छपता था, जो ऊपर लेके नीचे तक होता था। अब के ज़माने में सारे अखबारों से उस संपादक के नाम पत्र वाला कॉलम समाप्त हो चुका, जो संपादकीय पत्र पर आता था। तो उससे लोगों को, युवाओं को, बच्चों को लिखने का एक मौका मिलता था। तो मैंने वही लिख करके अपनी लेखन क्षमता को बढ़ाई थी। मैंने उसका जिक्र मैंने इसलिए किया है कि जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं वो चाहे तो स्कूल टाइम से ही जहाँ मौका मिलता है, चाहे मैगजीन हो चाहे अखबार हो, उनको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। उनको आपको एक अच्छी ट्रेनिंग इससे मिलती है। अरुण जी, आपके वरिष्ठ सहयोगी श्री दिवाकर जी ने अपनी भूमिका में उल्लेख किया है कि आप जब फील्ड रिपोर्टिंग करते थे तो आप अस्थमा से भी पीड़ित थे। तो ये एक आज की पीढ़ी के पत्रकारों के लिए एक प्रेरणादायी विषय भी है कि किसी भी शारीरिक तकलीफ को झेलते हुए भी अपने कर्तव्य का निर्वहन और उत्तरदायित्व को पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने इसे किस रूप में महसूस किया? देखिए, सच है कि मुझे मेरे ख्याल से 7-8 साल की उम्र से ही मुझे अस्थमा का प्रकोप हो गया था, और उस ज़माने में गोलियों के अलावा कुछ विकल्प था भी नहीं। तो वैसी हालत में मैंने पढ़ाई भी पूरी की थी। फिर जब मैंने अखबार ज्वाइन किया तो पहले डेस्क में था, लेकिन मेरे काम को देखते हुए मुझे फिर रिपोर्टिंग का काम भी दिया गया। लेकिन मैंने इसके नाम से रिपोर्टिंग के लिए कहीं मना मैंने नहीं किया। रिपोर्टिंग में उस ज़माने में क्या है कि मोबाइल फ़ोन तो दूर, लैंडलाइन के भी फ़ोन नंबर सुविधा उस टाइम था नहीं, गिने चुने फ़ोन थे उस वक़्त। तो हर जगह जाकर के खबरें लेना एक बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज के बीच चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, जाना ही पड़ता था। तो उस चैलेंज के बीच मैंने वो काम किया था मैं लगातार। हालांकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब होती थी बीच बीच में, लेकिन अखबार से ही मुझे सहयोग मेरे मिलता रहता था। मुझे ये छूट थी कि अगर मैं रात में काम करते करते तबीयत ख़राब होती है तो मैं बिना किसी को बताए अपने घर लौट सकता था, या तो हॉस्पिटल जा सकता था वहाँ से सीधे मैं। तो इसमें लेकिन राज्य बनने के बाद एक संयोग कहा जाए कि मुझे एक जो एड्रेस मिला, ये एड्रेस चाहे तो सभी आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। ये निजामुद्दीन में रेलवे स्टेशन के पास है।
जिसमें त्रिगुणा वैद्य जी हैं, वो जाना माने नाम है वहाँ के, वो दिल्ली के। और बोलचाल की भाषा में मैं उस वक़्त 2003-04 में गया था, तो अब उनको वहाँ पर मोटा वैद्य के नाम से लोग बोलते थे बोलचाल की भाषा में। ये जो है नाड़ी वैद्य हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं। अब शायद वो वैद्य नहीं रहे, लेकिन उनके सुपुत्र देख रहे हैं आज जो वहाँ इलाज हो रहा है, और दवाएं वो खुद ही बना करके देते हैं। वो सिर्फ दवाओं का रेट आपको देनी है। और मैं जब से शुरू किया तो 6 महीने के अंदर ही अस्थमा कंट्रोल होना शुरू हो गया था, 1 साल के अंदर पूरा समाप्त हो गया था। और उन्होंने 2 साल की डोज उन्होंने दी थी, 6-6 महीने की दवाई लेके आता था वहाँ से मैं। और 2 साल के बाद समझिए 2004, अधिक से अधिक मानिए 2004 के बाद से आज 2025 है, मैंने कभी एक गोली भी मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। रायपुर में जो मेरे परिचित दिखते हैं ऐसे, उनको मैं वहाँ भेजता हूँ। और कई लोग गए भी हैं, जिनको जानकारी मिलती है वो लोग मुझसे फ़ोन करके डिटेल लेते हैं, चाहते हैं उनको बड़ा फ़ायदा इससे हो रहा है। अरुण जी, आपने फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर संपादक पद तक का सफ़र पूरा किया है, तो जब संपादक पद पर विराजमान हुए तो स्वाभाविक है कि कुछ प्रबंधकीय रोड़े भी आए होंगे, तो इसके बीच सामंजस्य बिठाना कितना आपके लिए कठिन महसूस हुआ? देखिए, ये एक तरीके से कहा जाए कि आज के ज़माने में जो पत्रकारिता चल रही है उसमें तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं जो संस्थान का हित जो है शामिल होता है। लेकिन एक संपादक के नाते आपको तय करना है कि जो संबंधित जो सूचना है या जो खबर है वो हम छाप भी लें और संस्थान का हित भी उससे जो है सुरक्षित रहे। तो मैंने ये प्रयास लगातार किया है एक संपादक के नाते, चूँकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा और आज भी जर्नलिस्ट ही हूँ। मैं संपादक बनने के बाद भी मैंने खबर लिखने का काम नहीं छोड़ा था, या कोई रिपोर्टर खबरें बनी है उसके ऊपर उलट फेर करने का काम भी खुद अपने हाथों से किया मैंने। तो वो अपने हाथ में होता है कि हम कैसे सूचना को निकाल सकते हैं या कितना हम निकाल सकते हैं।